हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो भी अच्छी चल रही होगी, है ना। चाहे आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप 2 दिन के बाद अभी जस्ट केवीएस का एग्जाम है उसकी हो, चाहे आप सीयूटी की तैयारी कर रहे हो, उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, तो ये वाले सेशन का ना काफी टाइम से वेट था, है ना। हालांकि बहुत टाइट शेड्यूल होने की वजह से वीडियोस नहीं आ पाई। अभी कोशिश करेंगे, है ना, जल्दी से जल्दी वीडियोस भी ये कवर हो जाए, सारा कुछ, है ना। 100 के 100 क्वेश्चंस कवर हो जाए। आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा हमारा अक्टूबर 2022 का पेपर एनालिसिस, और आज हम करेंगे फिर से 20 क्वेश्चंस। कोशिश करेंगे इन 20 क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी कवर करने की और समझने की इनके पीछे का लॉजिक, कि क्या लॉजिक हो सकता है, क्या इस टाइप के कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं इन क्वेश्चन से, है ना। मान के ये श्योर चलिए कि यहां से आप क्वेश्चन इनडायरेक्टली डायरेक्टली नेक्स्ट एग्जाम में देखोगे, है ना, किसी न किसी वे में। तो इसीलिए अगर 2014 से लेके 2022 तक, है ना, ये वाला जो लास्ट एग्जाम है, अगर उसको एनालिसिस कर लिया आपने, तो मान के ये चलो आपको 25 से 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेंगे, डायरेक्ट, है ना, एज इट इज मिलेंगे पिछले एग्जाम्स में आए हुए जो, क्योंकि रिपीटेशन तो इतनी क्वेश्चंस की होती ही होती है। अगर मान लो इतना टाइम भी नहीं है, नहीं टाइम है तो कोई बात नहीं, लास्ट 5 ईयर के उठा लो, है ना, 2018 ऑनवर्ड उठा लो, वहां से भी आपका तकरीबन तकरीबन बन जाएंगे। भैया, अगर कोई चीज हमको मिल रही है ना, एज इट इज मिल रही है, तो उसको तो सबसे पहले लो। जीआरएफ क्वालिफाई यही करेगा आपका, क्योंकि एज इट इज वहां से क्वेश्चन मिलेंगे। और हाँ, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक बुक बहुत अच्छी आती है ना, आर गुप्ता की बुक है, बहुत अच्छी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अमेजोन या फ्लिपकार्ट में सर्च मारना, मिल जाएगी, सबसे बेस्ट बुक है। उसमें क्या है ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, 2021 तक का अभी है, 2022 तक का शायद आ गया हो, है ना। उसमें आपको सभी चीजें मिल जाएंगी, बहुत अच्छी बुक है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। पार्ट 2 आज हम लोग करेंगे, और वो स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनके पास नहीं है ऑनलाइन, या फिर या कुछ ऐसा सोर्स नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी है पेपर्स तो आपको वो भी जरूरत नहीं है ना, वेल एंड गुड है, उनको एनालिसिस करिए अपने तरीके से। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, जो ये इसमें आया हुआ है, हालांकि जो सीक्वेंस है वो ऊपर नीचे है ना। चलिए 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर, द चेंज इन वेलफेयर ड्यू टू चेंज इन एनवायरमेंटल क्वालिटी। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एनवायरमेंट की क्वालिटी में चेंज होने से, अगर क्वालिटी अच्छी है एनवायरमेंट की, तो हम लोगों का वेलफेयर अच्छा होगा। और अगर क्वालिटी ही बेकार है ना, तो हमारा वेलफेयर भी कहाँ होगा। अगर जहाँ पे कोई एरिया ऐसा है जो क्लीन नहीं है, डर्टी है, बदबू आती है, तो उसमें हमारा वेलफेयर भी तो डाउन जाएगा, है ना। ये टोटली इन्वायरमेंट ठीक होगा तो हमारा विलिंगनेस टू पे, है ना, इन्वायरमेंट बढ़िया है तो हमारा विलिंगनेस टू पे बढ़ेगा, हम लोग ज्यादा पे करने के लिए तैयार है। और अगर इन्वायरमेंट क्वालिटी गंदी है या क्वालिटी ठीक नहीं है, तो हमारा विलिंगनेस टू पे भी कम हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे दो ऑप्शन माइंड में आते हैं। हालांकि एलिमिनेशन मेथड हर क्वेश्चन में अप्लाई होता है, एलिमिनेशन मेथड। अब देखो, ऑफर फंक्शन तो आपने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं इन्वायरमेंट में, है ना। और यहाँ पे मार्जिनल इम्प्लिसिट फंक्शन ये भी नहीं देखा। तो दो रह गए हमारे पास थ्योरी, दोनों में से भी फिल्टर लगाओ आप कि दोनों में से भी क्या सही हो सकता है ना। हालांकि आंसर्स आपने पहले ही देख लिए हैं, वेल एंड गुड है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, हेडोनिक प्राइस थ्योरी ये स्पेशल जुड़ा हुआ है हाउस के सेल और परचेज से, है ना। जिस इन्वायरमेंटल प्लेस पे, चलो एनवायरमेंटल जगह बहुत अच्छी है तो वहां हाउस के जो रेट है वो ज्यादा होंगे। इन्वायरमेंटल क्वालिटी कम होगी तो वहां पे हाउसेस के रेट भी कम होंगे। तो हेडोनिक प्राइस थ्योरी हाउसेस से जुड़ी हुई है, हाउसेस से, है ना, डायरेक्ट डिपेंड करती है इन्वायरमेंटल क्वालिटी पे हाउस का प्राइस। लेकिन यहाँ विलिंगनेस टू पे था, तो स्पेशल मतलब वेलफेयर हमारा जो है ना, विलिंगनेस टू पे वाला कॉन्सेप्ट, तो ये वाला जो मार्जिनल विलिंगनेस टू पे है, करेक्ट इसलिए है क्योंकि हेडोनिक प्राइस थ्योरी तो यहाँ पे बिल्कुल है ही नहीं। अगर इन्वायरमेंटल क्वालिटी एंड यहाँ पे हो जाता हाउस, है ना, या फिर जो हो जाता आपका रेट ऑफ हाउस चेंज ड्यू टू इन्वायरमेंटल क्वालिटी, फिर हेडोनिक प्राइस थ्योरी था, है ना। तो इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है मार्जिनल विलिंगनेस टू पे, बिल्कुल करेक्ट है। अब ये देख लीजिए कि इसका मतलब है क्या, है ना। तो इसका मतलब है that is maximum amount of money that people are willing to pay for a situation where they gain positive change। जब आपको पॉजिटिव चेंज मिलेगा, इन्वायरमेंट अच्छा मिलेगा, तो आप ज्यादा पे करने को तैयार हो। इन्वायरमेंट ठीक नहीं रहेगा तो विलिंगनेस टू पे भी आपकी कम रहेगी, है ना। तो आई होप कि जो डिफरेंशिएट आप क्वेश्चन में कर पाए होंगे। तो हेडोनिक प्राइस थ्योरी स्पेशल हाउस प्राइजेस के ऊपर बेस्ड है ना। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अब ये प्रधानमंत्री जनधन योजना से क्वेश्चन है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2014 में स्कीम आई थी, 2018 के बाद से अगर पेपर चेक करोगे ना 2-3 बार तो ये क्वेश्चन आ चुका है। पहले सिर्फ डेट पूछी जाती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा डिटेल्ड पूछ रहा है ना। अब यहाँ भी देखो क्या पूछे, फीचर पूछे हैं। नंबर 1, बेनिफिशियरीज ऑफ दिस स्कीम्स एलिजिबल फॉर एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 1 लाख। अब जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2014 में, तो 2018 तक 1 लाख रुपीस इंश्योरेंस कवरेज था, ठीक है, एक्सीडेंटल। लेकिन 2018 के बाद ही इसको रिवाइज कर दिया गया, कितना, 2 लाख, है ना। क्वेश्चन कितना स्मार्टली पूछा हुआ है यूजीसी ने, 1 लाख और यहां जोड़ दिया नाउ, है ना, कि अब कितना, 1 लाख, अब हो गया 2 लाख रुपीस। तो ये ऑप्शन तो हमारा हट गया, है ना। अब जितने भी कैंडिडेट्स थे हमारे, ज्यादातर कैंडिडेट वो होंगे कि जिन्होंने 1 लाख रुपीस किया, इतना ध्यान कौन देता है ना। लेकिन स्मार्टली क्वेश्चन पूछ लिया 2 लाख नाउ पूछ के। चलिए, तो ये तो हो गया गलत, ए। अब ए जिसमें नहीं है, एलिमिनेशन मेथड यूज करो, बहुत इजी रहेगा, है ना। ए इसमें है और ए इसमें है, तो दोनों को ही एलिमिनेट कर दो, है ना, कि दोनों में से तो हमारा आंसर नहीं निकल सकता। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना इज हेल्पफुल फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। जो ये मेन टारगेट है ना इसका, वो है आपका इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब कि फाइनेंस का एक्सेस जो है ना, पहुंच सबकी पहुंचे, जो आप रूरल एरिया में है उसका उसको भी पहुंच मिले बैंकिंग की, और जो अर्बन में है उसको ही मिले, है ना। वुमेन जो है स्पेशली उनको ही मिले बैंक तक एक्सेस। तो इसलिए फाइनेंशियल इंक्लूजन होगा, है ना। तो जितने भी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज हैं वो ही बढ़ेंगी, और ओवरऑल डेवलपमेंट होगा, जिसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट, है ना। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सकता है ड्यू टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी करेक्ट है, बी करेक्ट है ना, ये करेक्ट, ये करेक्ट। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना बेनिफिशियरी शुड नॉट बी गिवन अदर बेनिफिट्स लाइक मुद्रा स्कीम्स। मुद्रा स्कीम्स जैसी ये, ठीक है, बेनिफिट्स नहीं देता। मुद्रा स्कीम क्या बेनिफिट देता है, क्रेडिट प्रोवाइड करता है, क्रेडिट मतलब लोन प्रोवाइड करता है, तो लोन तो इसके अंडर भी है ना, क्रेडिट फैसिलिटीज तो इसके अंडर भी है। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, सी, है ना। तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें, ये वाला। अब आगे चलते हैं। इट्स लीडिंग टू वुमेन एम्पावरमेंट, है ना, इट विल लीड टू इंक्रीज ह्यूमन एम्पावरमेंट। ह्यूमन एम्पावरमेंट होता है कि वुमेन का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, है ना, फाइनेंशियल सेक्टर में या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में। तो यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट डेफिनेटली होगा, क्योंकि एक घर से एक अकाउंट, जिस घर में अकाउंट नहीं है उस घर में अकाउंट, जनधन अकाउंट, ठीक है, ओपन किया जाएगा। स्पेशली प्रेफरेंस किसको, वुमेन को, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट हो सके। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है ना, डी। अब उसमें, सो दैट इज, हाँ, बी, डी। और लास्ट ऑप्शन रह गया, मोर देन 45 करोड़ ऑफ पीपल बेनिफिटेड अंडर दिस स्कीम। अभी तक कितना, 45 करोड़ से ज्यादा, है ना, और ये भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है, बी डी ई जो है हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें डिटेल भी देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका। हालांकि पीडीएफ जो है ना इसका टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर देंगे, वहां से डाउनलोड कर लेना। एग्जाम की टाइम बहुत नजदीक है, बस गो थ्रू कर लेना, है ना। तो क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, 6 पिलर देख लेना पीएम, ठीक है, जनधन योजना के 6 पिलर्स कौन कौन से हैं, कि क्या क्या चीजें इसमें प्रोवाइड होती हैं, ठीक है। तो क्रेडिट भी आता है, इंश्योरेंस भी है, पेंशन भी है, फाइनेंशियल लिटरेसी भी है, ठीक। ये 6 पिलर है, याद रखना, क्योंकि नेक्स्ट में ना आ जाए, है ना। अभी जो है 46.24 करोड़ 2022 तक अकाउंट्स ओपनिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। एक आपको ना पहले ही बोला था कि आईआईपी अभी भी आ सकता है, ये नेक्स्ट अभी भी इसका क्या करना, गो थ्रू कर लेना। आईआईपी का जो बेस ईयर है वो तो खैर अभी पूछेगा नहीं, 11-12, है ना। लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स है अलग अलग, ठीक है, वो पूछेगा जरूर, ठीक, जो वेटेज है वगैरह। अब यहाँ पे पूछा गया है जो क्लासिफिकेशन था ना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, इंडेक्स का, वो पूछा गया है ना। तो इसमें देखो, प्राइमरी गुड्स, और उसके बाद कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये बिल्कुल एक चार्ट अगर आपने किया हुआ था, बिल्कुल इजी रहेगा। हम लोग फिर जो रिवाइज्ड वाला है ना, ये वाला बिल्कुल अपडेटेड 2011-2012 सीरीज, मतलब जो बेस ईयर चेंज किया था 2004-2005 से। तो इसमें अगर आप लोगों ने थोड़ा स्टडी की थी, यही टेबल एज इट इज पूछा हुआ है ना, और यही से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको मिस मत करना, नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छे से कर लेना इसको, है ना। प्राइमरी गुड्स 34.5, तो ए तो हमारा बिल्कुल 34.05 करेक्ट है। कैपिटल गुड्स 8.22, है ना, ये हो गया 12.22, ये गलत है हमारा ए। नेक्स्ट हो गया हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, सीक्वेंस भी सेम पूछा गया है, तो दैट इज 17.22, ये करेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर 12.34, ये भी करेक्ट है। कंज्यूमर गुड्स, है ना, 15.33, यहाँ हो गया 24, ये गलत है। ए सी डी, है ना, ए सी डी, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ए सी डी। तो ये क्वेश्चन, यहां मेन मोटिव ये है
कि सीखने का है। ये क्वेश्चन इसको अच्छे से कर लेना। अभी मेन मोटिव ये नहीं है कि हमारा क्वेश्चन गलत है या हमारा क्वेश्चन सही है ना। मेन मोटिव ये है कि यहाँ से सीखना कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है यूजीसी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, है ना। इनका सीक्वेंस देख लीजिएगा, है ना, सीक्वेंस देख लीजिए और वेटेज देख लीजिए, है ना। तो वेटेज और कई बार आ जाता है इनका ग्रोथ भी। हाँ, एक एडिशनल चेक कर लीजिएगा इनकी ग्रोथ, है ना। ग्रोथ सबसे ज्यादा किसका रहा है, माइनिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का या इलेक्ट्रिसिटी का। हालांकि जो क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन यहाँ से वेटेज से भी बनता है ना। तो लगभग 8% वेटेज जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी का, सबसे कम वेटेज है ना। नेक्स्ट 14.37 माइनिंग, फिर मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा 77.63। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इजी टाइप का ये क्वेश्चन है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा इसमें भी आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। तीन चीजें अच्छे से सीख लेना। एक है आपका लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स और एक है वर्क फोर्स, है ना। तीन चीजें जो विद फॉर्मूलाज है ना, सीख लेना, काम आएंगी आपके। चलिए लेबर फोर्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म्स, कौन सा लेबर फोर्स का। अब सबसे पहले ना ये देख लेते हैं, तीनों को समझ लेते हैं। तीनों को समझ लिए तो बहुत इजीली आंसर निकल आएगा आपका। देखो लेबर सप्लाई क्या होता है, लेबर सप्लाई ये ना वेजेस पे डिपेंड करती है, और वेजेस जैसे जैसे बढ़ेंगी लेबर सप्लाई वैसे वैसे बढ़ जाएगी। कहने का मतलब ये है, ये होता है आपका लेबर सप्लाई वेजेस पे डिपेंड करता है, या पर मैन आवर, मतलब एक दिन में कितने घंटे काम होता है, 8 आवर्स का काम होता है ना, 8 आवर्स का काम होता है। तो ये है लेबर सप्लाई, मतलब 8 घंटे काम कर रहा है, और वेजेस जैसे जैसे बढ़ेंगे, है ना, ये उतने ही लेबर सप्लाई बढ़ेगी, है ना। अब जितने भी वर्कर्स हैं उससे ज्यादा भी हो सकती है लेबर सप्लाई, ये बात को भी ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन अब कहीं पूछे ना पूछे, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड पूछ सकता है कि क्या जो लेबर फोर्स है या फिर जो टोटल वर्कर्स हैं, टोटल वर्कर्स से भी ज्यादा क्या लेबर सप्लाई हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। अगर ये 8 घंटा काम कर रहे हैं, अगर वेजेस बढ़ेंगे तो हो सकता है कि वो 16 आवर के लिए काम करना शुरू कर दे, तो ये लेबर सप्लाई कितना हो गया, ये लेबर सप्लाई हो गया 2, है ना। अगर 12 आवर काम करते हैं तो ये लेबर सप्लाई हो गया 1.5। तो लेबर सप्लाई कहने का मतलब एक दिन में, है ना, 8 घंटे काम कर रहा है, और वेजेस पे डिपेंड है। वेजेस कम कर दोगे तो काम करना भी वो कम कर देगा, है ना। तो लेबर सप्लाई। दूसरी कंडीशन है हमारा लेबर फोर्स। अब लेबर फोर्स में क्या आता है ना, दो चीजें आती हैं, हालांकि इसको यहां कर लेते हैं। लेबर फोर्स में दो चीजें आती हैं, इसमें जितने भी एक्चुअल वर्कर्स हैं, है ना, एक्चुअल वर्कर्स हैं, प्लस जितने भी विलिंग हैं। इसमें एक्चुअल वर्कर्स जो एग्जैक्टली काम कर रहे हैं, एक्चुअल वर्किंग है। दूसरा है विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क, है ना, काम करना चाहते थे लेकिन काम नहीं मिला। तो ये कैटेगरी है लेबर फोर्स की, ठीक है, लेबर फोर्स। तीसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स में, है ना, विलिंग टू वर्क हट जाता है, सिर्फ एक रह जाता है। वर्क फोर्स क्या होता है, जो एक्चुअल वर्कर्स है ना, इकोनॉमी में इस पे ज्यादा फोकस किया जाता है, वर्क फोर्स पे, कि एक्चुअल वर्कर्स कितने हैं। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क को माइनस कर देते हैं, है ना। तो ये रह गया वर्क फोर्स। तो तीन चीजें आई होप समझ आई होंगी। हमें क्या पूछा है, लेबर फोर्स, लेबर फोर्स, एक्चुअल वर्कर्स और विलिंग टू, मतलब एक्चुअल वर्कर्स हो गए एम्प्लॉयड जो है ना, और विलिंग टू पे हो गया, और विलिंग टू वर्क, है ना, विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग एनी वर्क। तो ये कैटेगरी जो है ना हमारे लिए बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहिए। चलिए लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स, वर्क फोर्स, है ना। लेबर सप्लाई किस पे डिपेंड कर रहा है, वेज रेट पे। और लेबर, जो आपका लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स दो चीजें हैं, एक्चुअल वर्किंग्स और विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग एनी वर्क। वर्क फोर्स में आता है सिर्फ जो एक्चुअल वर्किंग्स है ना, एंड इट डज नॉट अकाउंट दोज हु आर विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिला, वो इसमें इंक्लूड नहीं होते। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, फटाफट इसको भी कर लेते हैं। मुंडल फ्लेमिंग का मॉडल है, हर एक साल छोड़ के दूसरे साल फिर आ जाता है ये मॉडल, है ना। हालांकि एक दो साल गैप में ही आता है लेकिन आता जरूर है, इस बार भी आ गया। मुंडल फ्लेमिंग मॉडल अंडर फ्लोटिंग रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, है ना, जो फ्लोटिंग एक्सचेंज, फ्री एक्सचेंज, उसके अंतर्गत कौन सी पॉलिसी यहाँ पे सुटेबल रहेगी टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट इनकम, ठीक है, एग्रीगेट इनकम को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो मुंडल फ्लेमिंग आपने कॉन्सेप्ट किया होगा, है ना। ये टोटली आपका कॉन्सेप्ट है आईएस और एलएम का इंटरेक्शन, है ना, आईएस और एलएम का इंटरेक्शन। तो स्पेशली हमें क्या करना है, एग्रीगेट इनकम बढ़ाना है, मनी सप्लाई या इनकम, मनी सप्लाई बढ़ाना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मुंडल फ्लेमिंग, यहाँ पे
जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मोर इफेक्टिव होती है। आइए देखते हैं एक बार यहाँ पे। मॉनेटरी एक्सपेंशन ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना, क्योंकि एलएम कर्व देखो, एलएम कर्व जब भी मॉनेटरी एक्सपेंशन होगा, मनी सप्लाई का एक्सपेंशन होगा, कर्व शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड, है ना, एलएम कर्व शिफ्ट करेगा फॉरवर्ड। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मुंडल फ्लेमिंग, सो मॉनेटरी पॉलिसी इज मोर इफेक्टिव। हाँ, इसके और भी इंटरेक्शन है, जैसे फ्री एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होगा, है ना, और भी वो चीज भी एक बार साइमल्टेनियस कर लीजिएगा। हालांकि इसमें ज्यादा डिटेल में तो नहीं आता, लेकिन हाँ इंटरेक्शन आ जाता है कई बार आईएसएलएम का इंटरेक्शन, क्योंकि आईएसएलएम के इंटरेक्शन के ऊपर ही थ्योरी बेस्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब ये मार्केट फेलियर से क्वेश्चन देखो, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, मार्केट फेलियर, मॉरल हैजार्ड, एडवर्स सिलेक्शन, भाई साहब इंपॉर्टेंट है ना, किसी भी वे में पूछेगा। चलिए राइट आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ द मार्केट इज अ सिस्टम दैट वर्क्स विद द प्राइस मैकेनिज्म। कोई मार्केट कंडीशन ऐसी पड़ी है जिसमें प्राइस मैकेनिज्म ना हो, है ना, परफेक्ट कंपटीशन, आपका मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, प्राइस मैकेनिज्म सब में होता है ना, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, मार्केट फेलियर रेफर टू द डाइवर्जेंस ऑफ द मार्केट इक्विलिब्रियम फ्रॉम रेट ऑप्टिमिलिटी। जो एफिशिएंट अलोकेशन है रिसोर्सेज का, अगर मार्केट फेल हो जाएगा तो ये जो इक्विलिब्रियम है ना वो डाइवर्ज हो जाएगा, इक्विलिब्रियम से हम लोग आगे पीछे निकल जाएंगे, है ना, डाइवर्ज हो जाएगा, जो एफिशिएंट अलोकेशन है वो नहीं हो पाएगा। करेक्ट है। मार्केट फेलियर वहां नहीं होता जहां पे प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, या फिर प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, तो डाइवर्ज हो जाएगा, ये भी बिल्कुल करेक्ट कह रहा है। नेक्स्ट, मार्केट फेल्स टू एफिशिएंटली सप्लाई गुड्स एंड सेम मेक्स अ केस फॉर द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। अब कह रहा है कि जो सप्लाई ऑफ पब्लिक गुड्स है ना, पब्लिक गुड्स की सप्लाई करने में मार्केट फेल हो जाता है, या फिर जहां पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का, वहां मार्केट फेल हो जाता है डेफिनेटली। जहां पे पब्लिक गुड्स की सप्लाई होती है ना, पब्लिक गुड्स जैसे पब्लिक ओपन रिसोर्सेज हैं, जैसे आपके पार्क हो गए, है ना, या फिर ओपन रिसोर्सेज जिसको सबको यूज कर रहे हैं, इसमें फ्री राइडिंग प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये क्या होता है, मार्केट फेल, है ना। वहीं जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन जब होता है तब भी मार्केट फेल हो जाता है ना। गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी ठीक नहीं माना जाता, तो हो सकता है गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड कर दे, टैक्सेस इंपोज कर दे, तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी ठीक नहीं है। तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, मार्केट फेल्स हो जाएगा जब पब्लिक गुड्स की सप्लाई करेंगे और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन करेंगे। नेक्स्ट, मार्केट एफिशिएंटली वर्क्स इन द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। भैया एक्सटर्नैलिटी चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है ना, ये क्या होगा, इन दोनों से ही, चाहे पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है एक्सटर्नैलिटी, इन दोनों से ही मार्केट फेल हो जाएगा, है ना। सिंपल याद रखिएगा, एक्सटर्नैलिटी होती है जो एक्सटर्नल चीजें हमारी चीजों पे इफेक्ट कर रही है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को। तो डी और ई तो बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ए बी सी करेक्ट है ना, ए बी सी, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, तो मार्केट फेलियर देख लीजिएगा, जहां इनएफिशिएंट एलोकेशन होगा वहां मार्केट फेल होगा। कॉजेज देख लीजिए, दैट वन इज इंपॉर्टेंट। जो लास्ट वाला सेशन था, लास्ट वाले जो 2021 वाला हमारा एक्सप्लेनेशन था ना, उसमें भी हमने बताया था कि भैया ये इंपॉर्टेंट है, हर बार आ जा रहा है यहाँ से, तो नेक्स्ट में भी शायद आने के चांसेस बनते हैं यहाँ से। कॉजेज देख लो मार्केट फेलियर के, एक्सटर्नैलिटी चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, ये सेम टू सेम एज इट इज प्रीवियस का ही है। तो हमने लास्ट टाइम भी 2020 और 21 का पेपर था, उसको भी हमने यही चीजों से एक्सप्लेन किया था। इन्वायरमेंटल कंसर्न कोई चीज होगा तब भी यहाँ पे मार्केट फेल हो जाएगा। नेक्स्ट, अंडर प्रोडक्शन ऑफ मेरिट गुड्स। मेरिट गुड्स होती है जैसे बहुत जैसे लॉ एंड ऑर्डर है ना, एजुकेशन है, तो इन चीजों पे अगर मेरिट गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा तो भी मार्केट फेल है। एंड ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा डीमेरिट गुड्स। डीमेरिट गुड्स होते हैं जो इकोनॉमी या जो सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है, जैसे शराब, एल्कोहल, है ना, सिगरेट। अब्यूज ऑफ मोनोपोली पावर, मोनोपोली पावर का गलत ढंग से इस्तेमाल होगा तभी मार्केट फेल। इनकम्प्लीट मार्केट, ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट क्लियर रहता है, बाकी सभी कंडीशन में, है ना, इन परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट फेल हो जाता है, इसको भी माइंड में रखिएगा। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स रहेंगे वहां मार्केट फेल है ना, क्योंकि प्रॉपर्टी राइट्स ही नहीं है कुछ, कोई भी यूज कर रहा है उसको। एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन है तब मार्केट फेल होगा। इसमें दो चीजें आ गई, एक एडवर्ड सिलेक्शन, है ना, और एक मॉरल हैजार्ड्स, इन दोनों के कारण भी मार्केट फेल होता है। पब्लिक गुड्स और पब्लिक बैड्स, इन दोनों से ही मार्केट फेल होगा।
चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। ड्यूअलिज्म रेफर्स टू इकोनॉमिक सोशल डिवीजन। ड्यूअलिज्म का मतलब क्या होता है? व्हेन टू एलिमेंट्स हैपन साइमल्टेनियस, मतलब दो चीजें हो रही हैं, एक रिच एक पुअर, एक गुड एक बैड, एक ओल्ड मतलब कन्वेंशनल ट्रेडिशनल, एक न्यू, है ना। जब भी ये पैटर्न चलता है इसको बोलते हैं ड्यूअलिज्म। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल डिवीजन इन एन इकोनॉमी सच एंड डिफरेंस इन द टेक्नोलॉजी बिटवीन पुअर टेक्नोलॉजी और गुड टेक्नोलॉजी। ये डिफरेंशिएट होगा। किसने कॉन्सेप्ट दिया टेक्निकल ड्यूअलिज्म? क्वेश्चन आ सकता है आपका ये क्वेश्चन, ठीक है। हिगिंस ने क्वेश्चन, हिगिंस ने दिया है, इस याद रखना। नेक्स्ट, डिफरेंट सेक्टर्स हो सकते हैं, डिफरेंट रीजन्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिग्री ऑफ जियोग्राफिकल डिवीजन हो सकता है। जियोग्राफिकल ड्यूअलिज्म किसने दिया है? ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, याद रखिएगा, गुनर मिडल ने, है ना। नेक्स्ट है सोशल कस्टम, सोसाइटी में भी डिफरेंस आ सकता है। सोशल ड्यूअलिज्म किसने कॉन्सेप्ट दिया है ना, बॉयक। चलिए, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट 1 तो बिल्कुल करेक्ट है। ड्यूअलिज्म का मतलब यही होता है जब दो भागों में कोई चीज डिवाइड हो। अब स्टेटमेंट 2 की देखो क्या कह रहा है। The developing countries in early stage of development experience dualism. डेवलपिंग नेशन होती है, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया। इंडिया जब इनिशियल स्टेज में था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, तब ड्यूअलिज्म था। बस यहीं से आंसर बन जाएगा। ड्यूअलिज्म मतलब नई टेक्नोलॉजी ओल्ड टेक्नोलॉजी, बिल्कुल था, है ना। सेकंड 5 ईयर प्लान में ही हम लोग ले आए थे भिलाई स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट, दुर्गपुर स्टील प्लांट, ये सब सेटअप हो गए थे। पुरानी टेक्नोलॉजी भी थी, न्यू टेक्नोलॉजी भी थी, है ना। विच इम्प्लीकेशंस फॉर फ्यूचर पैटर्न एंड पेस ऑफ डेवलपमेंट। फ्यूचर डेवलपमेंट हुआ ना उससे। भिलाई पहले बहुत बैकवर्ड एरिया था, आज वहां पे आप लोग देखोगे तो आपको जमीन के रेट, ठीक है, नॉर्मल पर्सन नहीं परचेज कर सकता। तो क्यों? क्योंकि वहां पे डेवलपमेंट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ, ठीक है, हैवी इंडस्ट्रीज। तो दोनों का ही मिला जुला है, हैवी भी और छोटी वाली इंडस्ट्रीज है कॉटेज वो भी। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो बोथ आर करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि ड्यूअलिज्म का कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो। ड्यूअलिज्म एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्पैरिटीज इन इकोनॉमिक स्फीयर, एग्जिस्टेंस ऑफ टू सेक्टर्स, है ना, टू डिफरेंट सेक्टर्स, चाहे अर्बन रूरल में है चाहे वो टेक्नोलॉजी में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है ना, इस टाइप का ना क्वेश्चन कभी आया है और ना ही यूजीसी इस टाइप का क्वेश्चन कोई पूछने की अब कोशिश कर सकता है। हालांकि मुझे लगता नहीं, इलॉजिकल क्वेश्चन पूछा है। हालांकि जीडीपी का ग्रोथ तो समझ आता है ना। जीएनपी का ग्रोथ, वो भी जीएनपी कौन सा? कांस्टेंट प्राइस पे, है ना, कांस्टेंट प्राइस पे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना, हाँ, आंसर इसका जो भी है, आंसर इसका ये वाला है, ठीक है, ये वाला। लेकिन हाँ, सोल्यूशन इसका नहीं फाइंड आउट हुआ। हालांकि जीडीपी ग्रोथ हमें पूरा फाइंड आउट हुआ कि जीडीपी ग्रोथ किस ईयर से लेके किस ईयर तक कितना है। लेकिन जब इनको जीएनपी में, हालांकि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या होता है, जो हमने इंडिया में अर्न किया वो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, वो आ गया। लेकिन ऐसा कोई डाटा मिला ही नहीं, है ना, ईयर वाइज। तो हमने फिर से कैलकुलेट किया, सर्च किया बहुत, फिर एक डाटा और मिला। लेकिन वो जितना भी डाटा था वो सब डाटा था आपका, ठीक है, करेंट प्राइजेस पे, है ना, करेंट प्राइजेस पे। कोई बेस ईयर का कोई डाटा ही नहीं मिला, जीएनपी से रिलेटेड, जीएनआई से रिलेटेड, है ना, ग्रॉस नेशनल इनकम, मिला ही नहीं कुछ ऐसा डाटा। तो इसलिए ये क्वेश्चन को ना, आप लोग अगर आपको मिलता है तो वेल एंड गुड है, लेकिन इतना इलॉजिकल क्वेश्चन पूछना है ना यूजीसी। अब अगले जीडीपी का पूछ लेते तो लॉजिकल लगता। अब जीएनपी कौन याद रखेगा? आपको पता है कि लास्ट ईयर की जीएनपी या जीएनआई का ग्रोथ रेट कितना था, है ना, इस ईयर का कितना है ये भी नहीं पता। जीडीपी की बात होती है, लेकिन ये क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स है ना, तो इसलिए यहाँ इसका सोल्यूशन भी निकालना मुश्किल है। चलिए क्वेश्चन में 29 की तरफ चलते हैं। जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड रहेंगे ना उनको करने में मजा आएगा आपको, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आता है ना। ये कॉन्सेप्ट बेस्ड एक और है, एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट मैनेज करती है। अब एक्सपेंशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट ना एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना चाह रही है। एग्रीगेट डिमांड कैसे बढ़ेगा? जब इनकम बढ़ेगा। बस थ्योरी आपकी बन जाएगी। अब इनकम को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है वो देखिए। रेजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अपना जितना बढ़ाएगी, है ना, उतना ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। गवर्नमेंट खर्चा करती है अपने रेवेन्यू में से, रेवेन्यू का एक्सपेंड कर रही है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किस पे होता है? वेलफेयर पे, एम्प्लॉयमेंट पे, है ना। तो सोशल चेंज,
तो जैसे ही करेगा तो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जितना बढ़ेगा इनकम भी उतना ही बढ़ेगा। एज इनकम इंक्रीजेस एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। पास। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी, रेजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस नहीं करेगा क्योंकि एक्सपेंशन करना है, ठीक है, इकोनॉमी का। तो रिड्यूस अगर कर दिया तो इकोनॉमी तो कॉन्ट्रैक्शन फेज में चली जाएगी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, इनकम कम होगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। नेक्स्ट, इंक्रीज टैक्स रेट। वही, अगर टैक्स रेट बढ़ा दोगे, है ना, टैक्स रेट अगर बढ़ गए तो डिस्पोजेबल इनकम, इनकम माइनस टैक्स, है ना, डिस्पोजेबल इनकम क्या बढ़ेगा या कम होगा? करेक्ट, डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, है ना। जैसे ही डिस्पोजेबल इनकम कम हुआ एंड एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगा, एंड हमने तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना था, है ना, तो ये पॉलिसी काम नहीं आएगी। रिड्यूसिंग टैक्स रेट, हाँ ये पॉलिसी काम आएगी, है ना। टैक्स रेट को रिड्यूस कर दो ताकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए, एग्रीगेट डिमांड बढ़े, है ना। तो ये भी करेक्ट है, ए डी। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं कर सकती गवर्नमेंट, है ना। मनी सप्लाई किसका काम है? मॉनेटरी, मॉनेटरी जितना भी है वो काम है हमारा मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट, आरबीआई, है ना। तो ये भी करेक्ट नहीं है, ए और डी, ए और डी, ये ठीक है, यहाँ ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। तो दोनों को देख लीजिएगा, एक्सपेंशनरी भी और कॉन्ट्रैक्शनरी भी। कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है ना, टैक्स रेट भी कम कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्शनरी होता है जब, हाँ, मनी सप्लाई कह रहे हैं, जब हमने एग्रीगेट डिमांड कम करना हो। कॉन्ट्रैक्शनरी में, ठीक है, टैक्स रेट बढ़ा देंगे, टैक्स रेट बढ़ा के डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी यहाँ पे कम कर देंगे ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो जाए इकोनॉमी का, एक्सपेंशन में बढ़ाना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, स्टेशनरी पॉपुलेशन व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ है। 2014 से लेकर अब तक अगर आपने एग्जाम किए हैं, ये प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है ना। तो स्टेशनरी का मतलब होता है एक जगह स्टेशनरी, कांस्टेंट, है ना, बस कांस्टेंट से ही पता लग गया। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग तो हो नहीं सकता, इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट नहीं हो सकता। ग्रोथ एट 0% या जीरो रेट, ग्रोथ जीरो रेट होते हैं ना जब, उसको हम बोलते हैं स्टेशनरी पॉपुलेशन। तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर, कोई ज्यादा इसमें आपको जरूरत नहीं पड़ी। इफ ग्रोथ रेट इज जीरो एंड एज स्ट्रक्चर इज कांस्टेंट। चलिए नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और पूछा गया है सेक्स रेशियो से। हालांकि सेक्स रेशियो ना डिफरेंट वाइज, स्टेट वाइड इतना डीप नहीं पूछा कभी। 2011 के डाटा में से पूछा गया है ये कि भैया इंडिया का क्या है, या फिर लीस्ट किसका है, हाईएस्ट किसका है, लेकिन यहाँ स्टेट्स पूछ लिए, है ना। अब इतने सारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं भैया, कौन कौन स्टेट्स क्या याद रखें। लेकिन फिर भी जो दो दो कुछ कुछ स्टेट्स मेन है ना, जैसे यूपी मेन है, पंजाब का मेन है, हरियाणा का मेन है ना। उधर से तमिलनाडु का कई बार पूछ लेता है, एमपी का पूछ लेता है, ये थोड़ा सा मेन मेन स्टेट, हाँ बिहार का भी पूछ लेता है कई बार। तो ये स्टेट मेन मेन से है ना, जो पूछे जाते हैं बार बार। तो इनका कर लेना बेशक, बाकी तो 28 का करना पॉसिबल ही नहीं है यार, कितना भी बड़ा स्टूडेंट क्यों ना हो, कैसे ये स्टेट का, ठीक है, ये याद रखें। तो डेटा बेस्ड है। अब यहाँ भी हम सीधा चलते हैं, जो, ठीक है, ये वाला डाटा है, ये डाटा 2011 का ही है ना। क्वेश्चन थोड़ा सा डीप है, मान रहे हैं इस बात को, क्वेश्चन डीप है। अगर, लेकिन फिर भी अगर आपने 2-3 पकड़ में आ गए ना आपके, है ना, अगर 2-3 आ गए, अब हरियाणा ये तो आपके पकड़ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हरियाणा जो है ना बहुत बार आ चुका है कि लीस्ट लिटरेसी रेट कितना है, हरियाणा का लिटरेसी रेट कितना है, तमिलनाडु का कितना है, ये आ चुका है पहले। ठीक, तो हरियाणा को अगर आपने पकड़ लिया, ठीक है, 879, 879, तो ये गलत है ना। ई जिसमें भी है उसको हटा दो, ई जिसमें भी है उसको हटा दो, बस एक ही हटा, बस हमारे पास एक ही हटा। ठीक, नेक्स्ट गुजरात देखो, गुजरात का बिल्कुल करेक्ट है, 919 और 942, हाँ गुजरात का करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट आगे देखो, मध्य प्रदेश 931, 931 मध्य प्रदेश करेक्ट है, उड़ीसा, उड़ीसा करेक्ट है, तमिलनाडु, तमिलनाडु करेक्ट है। तो ए और ई, ठीक है, नहीं है ए और ई, तो हमारा बी सी डी बन गया, बी सी डी। हालांकि ये क्वेश्चन, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे होता तो मैं भी कैलकुलेट नहीं कर पाता, क्योंकि हाँ भैया बहुत जरूरत पड़ती है, यहाँ तो हमने गूगल सर्च करके फटाफट से निकाल लिया इनको, है ना। लेकिन अगर एग्जाम में बैठोगे, एग्जाम में वैसे ही आपकी टेंशन बहुत ज्यादा है, कई बार कंप्यूटर नहीं चल रहा, कई बार स्क्रॉल नहीं हो रहा, कई बार इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है पहले ही।
तो मान के चलिए ये टिपिकल क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो जो राइट आंसर हो गया हमारा बी सी डी। तो टिपिकल क्वेश्चन है, फिर भी आप क्या कर सकते हो, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और वहां से ना इंडिया वाइज तो सबको आता ही होगा, ये कर लेना कि इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, डिकेडल कितना रहा है, और खैर एरिया तो नहीं पूछेगा कितना है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इंडिया का, सेक्स रेशो, लिटरेसी रेट इंडिया का, है ना। फिर जो मेन मेन स्टेट है ना, जैसे महाराष्ट्र मेन है, उत्तर प्रदेश है, ये जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं इनका कर लेना थोड़ा सा, है ना। और जो पहले बताए थे स्टेट्स उनका कर लेना, हालांकि सबका करना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, इल्ले। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ग्रोथ इन टोटल कंजप्शन इन इंडिया इन 2021-22 का ग्रोथ कितना है, टोटल कंजप्शन का कह रहा है। तो ये भी थोड़ा सा डेटा बेस्ड क्वेश्चन आया, है ना। तो एक बार फिर से पहले टेबल पे चलते हैं। टोटल कंजप्शन का 2021-22 का जो डाटा है वो टोटल हमारा एस्टिमेटेड रहा है 7%, है ना। अब जो परसेंटेज शेयर है ना प्राइवेट कंजप्शन का, मतलब जो हमारा डोमेस्टिक कंजप्शन होता है उसका शेयर सबसे ज्यादा रहता था, लेकिन यहीं पे गवर्नमेंट का, ठीक है, जो शेयर रहा था वो सबसे बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर रहा था गवर्नमेंट, है ना, टोटल एक्सपेंडिचर में। तो टोटल जो ओवरऑल टोटल कंजप्शन, ठीक है, ग्रोथ अगर हम बोले 7%, है ना। सो दैट इज 7%, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अब एफडीआई से क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि एफडीआई का क्वेश्चन देखो, लेकिन क्वेश्चन पूछ लिया है पेंडेमिक के टाइम का। अब पेंडेमिक के टाइम से अब के टाइम में थोड़ा सा एफडीआई के लिमिट में भी थोड़ा सा चेंजेस है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ही पूछा है 100% एफडीआई इन हेल्थ सेक्टर, अभी तो 100% ही है हेल्थ में, है ना, पिछले साल तक 100% ही था। लेकिन पेंडेमिक के टाइम में कुछ कुछ जगह हेल्थ सेक्टर में भी बहुत सारी कैटेगरीज है ना, ऑटोमेटिक रूट है और आपका जो गवर्नमेंट रूट है, तो उसमें 100% नहीं था, अब यहाँ स्पेशल मेंशन कर दिया ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक। तो ये भी टिपिकल क्वेश्चन ही बन गया, है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे 100% नहीं है, तो ए हो गया, ठीक है, एलिमिनेट। नेक्स्ट, परमिटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 100% अंडर ऑटोमेटिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, टेलीकॉम सेक्टर में पहले से 100% है, ठीक है, 2019 में, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट, एफडीआई मॉनिटरिंग सेल हैज बीन फॉर्म्ड, एफडीआई जो जितना भी एफडीआई हो रहा है ना उसको मॉनिटर करने के लिए मॉनिटरिंग सेल बनाया है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, रेज द एफडीआई लिमिट 49% टू 74% इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस सेक्टर में 74% कर दिया, ये भी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, रिड्यूसिंग द लिमिट फॉर एफडीआई, हालांकि एक बात ये आपको ध्यान में रखने का कि किसी भी सेक्टर में एफडीआई रिड्यूस नहीं हुआ है अब तक, है ना, एफडीआई इंक्रीज हुआ है, रिड्यूस नहीं हुआ। तो ये कह रहे हैं कि डिफेंस में रिड्यूस हुआ है, डिफेंस में भी रिड्यूस नहीं हुआ, है ना, हालांकि सब सेक्टर में इंक्रीज ही हो रहा है ईयर बाय ईयर। तो यहाँ पे जो करेक्ट है दैट इज बी सी डी, है ना, बी सी एंड डी। अब देखते हैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन। चलिए, ये वाला आपका पेंडेमिक के टाइम का, लेकिन जो रिपोर्ट है वो किसकी है, हेल्थ केयर सेक्टर की, है ना, नीति आयोग का पब्लिकेशन है 2021 में, पेंडेमिक के टाइम का। कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स, हेल्थ केयर 100% है, लेकिन हेल्थ केयर ब्राउन फील्ड 74% है, और उस टाइम में कुछ जगह 74% कुछ चल रहा था, अब कुछ कुछ सेक्टर में यहाँ पे, ठीक है, 100%, कुछ कुछ में 74 इसलिए यूजीसी ने इसको क्या किया ना, है ना, उस टाइम में 100% नहीं था कंप्लीट, और अभी क्या है ना, अभी कंप्लीट है, तो इसलिए इसको गलत कैटेगरी में या फिर सही ऑप्शन में नहीं डाला। नेक्स्ट, 100% एफडीआई है, ठीक है, किसमें, टेलीकॉम सेक्टर में, करेक्ट है। और उसके बाद इंश्योरेंस सेक्टर में, है ना, 74% कर दिया फ्रॉम 49। नेक्स्ट, डिफेंस में ऑटोमेटिक रूट में 74% एंड 100% थ्रू गवर्नमेंट रूट। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, एमएसएमईज और आईआईपी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसमें ना दोनों ही में ही क्वेश्चन बन गए, एमएसएमई से भी और आईआईपी से भी, हालांकि एक ही क्वेश्चन पूछता था या ये या वो, इस बार दोनों ही पूछ लिए। हाँ जी, यहाँ क्या पूछ लिया है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, है ना ये। अब एक बात माइंड में याद रखना, है ना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है तो 3 भागों में डिवाइड कर देना, है ना। एक हो गया आपका माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, तो फटाफट से इसको करके 3 भागों में डिवाइड,
यहाँ अब दो चीजें होगी ना, पहले सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग का अलग अलग था, अब एक ही कर दिया उसको जब से रिवाइज हुआ। तो दो चीजें होगी, एक इन्वेस्टमेंट लिमिट और दूसरा हो गया टर्नओवर, है ना। दो चीजें बन गई, इनको ध्यान में रखिएगा बस। इन्वेस्टमेंट सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ याद रहेगा। माइक्रो में 1 करोड़, स्मॉल में 10 करोड़, मीडियम में 50 करोड़। दूसरा लॉजिक क्या है, गवर्नमेंट कहता है कि जो मल्टीप्लायर है ना आपका, मल्टीप्लायर होना चाहिए 5, मतलब इन्वेस्टमेंट आप जितना भी करो आपका टर्नओवर उससे 5 मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 1 का 5 मल्टीपल कितना हो गया, ठीक, 5 करोड़, टर्नओवर हो गया 5 करोड़, स्मॉल में हो गया 50 करोड़ और मीडियम में हो गया 250 करोड़, है ना। 5 मल्टीपल, बस इतना ध्यान रखना ये, और मल्टीप्लायर याद रखना 5, है ना। मल्टीप्लायर क्या होता है, हमने यही किया ना अब तक, इन्वेस्टमेंट चेंज आने से कितना मल्टीपल हमारा इनकम चेंज होता है, वही। चलिए अब देखते हैं आगे। रिवाइज्ड एमएस डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई वाज ब्रॉट इन जुलाई 2020, करेक्ट है ना। नेक्स्ट, इन दिस डेफिनेशन टर्नओवर लिमिट वेरिड बिटवीन सर्विस एंड मैन्युफैक्चर सर्विस। कह रहा है कि इसमें टर्नओवर की लिमिट वेरी करी, सर्विस और मैन्युफैक्चर की दोनों अलग अलग थी, नहीं, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग का यहाँ देखो एक ही कर दिया, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज एंड सर्विस एक ही कर दिया। तो ये ऑप्शन गलत है, जहां जहां बी गलत है वहां हटा दो, है ना। बी यहाँ है, ये नहीं हो सकता, आंसर 3 में से निकल सकता है। जहां जहां ए बिल्कुल करेक्ट है, तो जहां ए नहीं है उसको भी हटा दो, यहाँ ए नहीं है इसको हटा दो, आंसर बच गई ये। अब आते हैं आगे। इन द रिवाइज डेफिनेशन टर्नओवर लिमिट ऑफ स्मॉल एंटरप्राइज 50 करोड़, स्मॉल एंटरप्राइज कितना टर्नओवर, 50 करोड़, करेक्ट है। नेक्स्ट, इन द रिवाइज डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट लिमिट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इक्विपमेंट फॉर मीडियम एंटरप्राइज 50, मीडियम एंटरप्राइज और इन्वेस्टमेंट लिमिट 50, क्या करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट, इन द रिवाइज डेफिनेशन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन मशीनरी फॉर मीडियम एंटरप्राइज, ठीक है, कितना, 5 करोड़, जो बिल्कुल गलत है, कितना है, 50 करोड़, है ना। तो ये ऑप्शन गलत है हमारा, A C D, है ना, A C D, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वेस्टमेंट आपका स्मॉल सेक्टर में टर्नओवर लिमिट कितना है, या स्मॉल एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट लिमिट कितना है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना। चलिए, पब्लिक गुड्स, आपके पब्लिक गुड एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, यहां से क्वेश्चन भी बनते ही है। क्वेश्चन क्या बना हुआ है, 35 है। प्योर पब्लिक गुड्स, प्योर पब्लिक गुड्स वो होते हैं जिनको हम लोग किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि भैया आप यूज मत करो, और किसी एक के यूज करने से वो कम होने वाले भी नहीं है रिसोर्सेज। तो नॉन ड्राइबल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। नॉन ड्राइबल का मतलब ये होता है कि एक ने कंजप्शन किया दूसरे के लिए कंजप्शन कम नहीं होगा। सनलाइट है ना, सनलाइट, अब सनलाइट हमने ले ली, ठीक है, हम ऐसा थोड़ी कि दूसरे के लिए कम हो गया वो, या हम किसी को मना कर दे तू सनलाइट मत ले, है ना। तो वो क्या है, प्योर पब्लिक गुड्स, ठीक है। प्योर प्राइवेट गुड्स, प्योर प्राइवेट गुड्स है आपका फोन, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी कार, ये प्योर प्राइवेट गुड्स है। आपकी मर्जी है, किसी को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, है ना, इसको मत यूज करो। और ये भी हो सकता है कि आप अगर यूज कर रहे हो उसको तो दूसरे के लिए ना बचे, है ना। तो ये नॉन राइवल भी है और एक्सक्लूजन भी है। सो दैट इज राइवल आपका प्योर प्राइवेट, है ना, एक्सक्लूडेबल भी है और राइवल भी है। सो 3 and 4, 3 4 3 4, है ना, ये ऑप्शन कट गए, 3 2 है यहाँ पे, तो ये दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन रह गए हमारे पास ये वाले। चलिए नेक्स्ट, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज। देखो ओपन एक्सेस क्या होता है, जहां पे सभी की एक्सेस होती है, जहां तक सभी पहुंच सकते हैं, वहां किसी को हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते कि भैया तुम इसको यूज मत करो, है ना। दूसरा है, अगर एक यूज करेगा तो दूसरे के लिए वो कम हो जाएगा। सपोज करो एक वाटर पूल है ना, ये वाटर पूल है, यहाँ पे कुछ लोग मच्छियां मार रहे हैं, है ना, ये क्या कर रहे हैं, मच्छी मच्छी पकड़ रहे हैं। तो अगर यहाँ पे दो इंडिविजुअल है, ये फिशिंग फिशिंग कर रहे हैं, तो लिमिटेड फिशिंग है यहाँ पे, है ना, पूल्स में। अब ये इसको मना नहीं कर सकता कि भैया क्योंकि ओपन रिसोर्स है ये, कि भैया तू मछलियां मत पकड़, है ना, या फिर तू फिशिंग मत कर, क्यों, ओपन है सबके। ये बोलेगा कि हमारे बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी ना है ये, क्यों ना करें, हम करेंगे, है ना, फिशिंग करेंगे यहाँ पे। तो एक्सक्लूड नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है, नॉन एक्सक्लूजन है ना, नॉन एक्सक्लूडेबल है। बट राइवल, एक जितना कंजप्शन करेगा दूसरे के लिए कंजप्शन भी कम ही हो जाएगी, है ना। ये जितने ज्यादा फिश ये पकड़ेगा, ये कैच करेगा,
इसके लिए कम हो जाएंगे ना, ये फिर क्या करेगा, ये फिर रोएगा, ये रो रहा है ना, ये है ना, ये रोएगा फिर। अब क्या हो गया, राइवल हो गया ना। आई होप की बात समझ आ रही होगी। तो ये ओपन, नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवल। ठीक, नेक्स्ट देखो, कंजस्टिबल रिसोर्सेज। कंजस्टिबल होता है भीड़ भाड़ वाले रिसोर्सेज। तो भीड़ भाड़ वाले रिसोर्सेज में गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्रोल करने के लिए टैक्स इंपोज करती है, ताकि वहां पे भीड़ कम हो सके। जैसे ना टोल है, या फिर कोई ऐसे एरियाज है, हाईवेज है, उस पर अननेसेसरी ट्रैफिक हो रहा है ना, तो वहां पे गवर्नमेंट टोल लगा देगा, या फिर लोगों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। तो एक्सक्लूड कर दिया वहां पे, वहां हम एक्सक्लूड कर सकते हैं, बट नॉन राइवल। ठीक है, एक ने वो रोड यूज की, है ना, दूसरे के लिए रोड, और दूसरे के लिए कहने का मतलब ये है कि दूसरे के लिए कंजप्शन, अब वो हो गया, ठीक है, वो चला गया, अब दूसरे के लिए रोड कम थोड़ा ना हुई। हालांकि अगर साइमल्टेनियस चलेगा, है ना, फिर उसकी कमी होगी, लेकिन फिर भी आओ एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं। पब्लिक गुड्स नॉन राइवल है और नॉन एक्सक्लूडेबल, हम किसी को मना भी नहीं कर सकते, और हाँ, एक के यूज होने से दूसरे के लिए कम भी नहीं हो सकते। प्राइवेट गुड्स राइवल है और एक्सक्लूडेबल है, ये दो प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, ओपन एक्सेस रिसोर्सेज। ओपन एक्सेस रिसोर्सेज में ना हम किसी को एक्सक्लूड, है ना, एक्सक्लूड नहीं कर सकते, है ना, कि अब यूज मत करो। हाँ, लेकिन राइवल है, एक के यूज करने से दूसरे के लिए कम हो सकता है रिसोर्स। नेक्स्ट, कंजेस्टिबल पब्लिक गुड्स। अब कंजेस्टिबल पब्लिक गुड्स होते हैं स्पेशली रोड्स, हाईवेज वगैरह। अगर ये थोड़ा कम लोग इनको यूज कर रहे हैं, व्हेन few people are using them then these are नॉन राइवल, है ना। अब इसमें एक्सक्लूजन तो होगा, एक्सक्लूजन होगा जब गवर्नमेंट क्या करेगी ना, बाय गवर्नमेंट चार्जिंग टोल टैक्स। अगर टोल टैक्स इंक्लूड कर देगी तो कुछ पीपल वहां से एक्सक्लूड हो जाएंगे अपने आप, क्योंकि वो कॉस्ट को बियर नहीं, कॉस्ट देना नहीं चाहेंगे अननेसेसरी, है ना। तो एक्सक्लूड कर सकते हैं इसमें। और हम लोग नॉन राइवल नहीं है, एक यूज करेगा तो दूसरे के लिए कम नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें भी एक थोड़ी सी लिमिटेशन ये है, अगर वहां पे ज्यादा हैवी ट्रैफिक है ना, फिर क्या होगा, जो अदर पर्सन की यूटिलिटी है ना, वो डिक्रीज होगी। आइए फिर करते हैं इसको। ड्यूरिंग द रश आवर however each additional driver slows everyone else down, है ना, सबकी स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी, तो सभी सफर, मतलब सबको पेन होगा। सो इन द मिडल ऑफ द नाइट वन पर्सन यूज ऑफ हाईवे हैज एसेंशियली नो इफेक्ट ऑन दी अदर पर्सन एबिलिटी यूज, है ना। अगर हाईवे पे नॉर्मल चल रहे हो, एक यूज कर रहा है रिसोर्स, दूसरे के लिए कमी रिसोर्स की नहीं होगी, है ना। इसमें थोड़ा सा लिमिटेशन ये है, अगर ओवर हो जाएगा तो वहां रिसोर्स नॉन राइवल की जगह राइवल बन जाएंगे, है ना। अगर थोड़ा बहुत यूज कर रहे हैं तो इट इज ओके, और अगर ज्यादा पॉपुलेशन है तो गवर्नमेंट वहां पे चार्ज लगाएगा, तो चार्ज लगा के क्या हो जाएंगे, वो भीड़ एक्सक्लूड हो जाएगी, है ना। तो इसमें एक्सक्लूड तो है, और एक बार भीड़ एक्सक्लूड होगी तो वो रिसोर्सेज नॉन राइवल है, एक रिसोर्स यूज कर रहा है, दूसरे के लिए रिसोर्स की कमी नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, इन रिलेशन टू कंसिडरेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड्स। ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा हुआ है 2018 के यूजीसी नेट का, है ना। और जुलाई का 2018 वाला पेपर देखना, एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया है, और ऑप्शन भी लगभग सेम है। डेमोग्राफिक ड्यूलिज्म क्या है ये, है ना। तो डेमोग्राफिक ड्यूलिज्म पहले भी आ चुका है, कि डेमोग्राफिक ड्यूलिज्म ठीक किस फैक्टर पे डिपेंड है। हालांकि इसके 4 फैक्टर हैं, पहले देख लो कौन कौन से फैक्टर है। यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट है, सेक्स रेशियो नहीं है, पर कैपिटा इनकम नहीं है, अर्बनाइजेशन नहीं है। लास्ट टाइम भी सेम ऑप्शन थे और सेम क्वेश्चन आ गया है, तो भैया बल्ले बल्ले थे उन बच्चों के जिन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किया था, है ना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ओनली ए। अब देखो इसको डिटेल में। अब नेक्स्ट में शायद ये ना पूछ ले कि कौन कौन से फैक्टर इसमें से हैं, और 2-4 ऑप्शन और दे दे। ये 4 फैक्टर्स हैं, फर्टिलिटी रेट जिसमें हम लोग टोटल फर्टिलिटी रेट बोल रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट्स, है ना, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी वगैरह, इनिशियल एज प्रोफाइल ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब रिलेटिवली ओल्डर और रिलेटिवली यंग बिगिंस विद, और लास्ट है आपका माइग्रेशन। ये जो बोला है ना, ये वेदर रिलेटिवली, इसका मतलब क्या है वो भी समझाऊंगा आगे, है ना। लास्ट है आपका माइग्रेशन। ये 4 चीजें हैं, ठीक। अब आते हैं आगे। डेमोग्राफिक ड्यूलिज्म का मतलब ये होता है जब हमारा इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ, इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री हो रही है, दोनों बढ़ रहे हैं ड्यू टू इसके कारण चेंज इन द बर्थ रेट में चेंज हो रहा है, चेंज इन द पॉपुलेशन एज स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, और वर्किंग पॉपुलेशन के एज स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। अब आके देखो कि वर्किंग पॉपुलेशन, जो ये वाला लाइन क्या था ना, इनिशियल एज प्रोफाइल ऑफ, अब वर्किंग एज पॉपुलेशन है क्या। तो वर्किंग एज पॉपुलेशन क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ये भी आ सकता है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है क्या इंडिया में,
15 टू 65 ईयर, 14 साल का बच्चा नाबालिग है ना, 15 टू 64 ईयर्स। एंड नॉन वर्किंग एज देखो क्या है, बिलो 14 ईयर्स एंड अबव 65 ईयर को नॉन वर्किंग एज है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी नॉट करेक्ट इन ऑर्डर टू हैव एक्सपेंशनरी इंपैक्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। हाँ जी, एक ही क्वेश्चन को दो बार पूछ लिया है लेकिन दो अलग अलग तरीके से पूछा। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी पहले भी किया था, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी ये भी किया है। तो बोल रहा है कि कौन सा इफेक्ट नहीं हो सकता एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का। फिर से आइए, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होगा, है ना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, है ना, ये हो सकता है। या फिर एक्सपेंशन ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस डाउन कर दे, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए, है ना, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। ये दोनों में ये दो हो सकता है ना। अब आइए ऑप्शन में देखो, कह रहा है कि कौन सा नहीं है। नंबर 1, पब्लिक एक्सपेंडिचर मस्ट बी फाइनेंस थ्रू बोरोइंग, मतलब फिजिकल डेफिसिट जाता है तो बोरोइंग लेना पड़ रहा है। तो अगर बोरोइंग से, है ना, एक्सपेंडिचर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, तो पब्लिक एक्सपेंडिचर जैसे ही बढ़ेगा तो डेफिनेटली इट लीड टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, इनकम, एग्रीगेट डिमांड, है ना, तो एक्सपेंशन होगा, ये करेक्ट है। नेक्स्ट, पब्लिक एक्सपेंडिचर मस्ट बी फाइनेंस थ्रू इंक्रीज इन टैक्सेस, पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है अब उसको कंपनसेट करना है, तो कहां से पे किया है, टैक्स को बढ़ा दिया, तो टैक्स को बढ़ाओगे डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, है ना, और एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा, तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी का ये इम्पैक्ट नहीं है। नेक्स्ट, कंपनसेटरी स्पेंडिंग फॉर पब्लिक इन्वेस्टमेंट, है ना, पब्लिक मतलब कंपनसेटरी स्पेंडिंग होता है कि इकोनॉमी को नुकसान हुआ है तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंशन कर रही है ना, जैसे 20 लाख करोड़ रुपीस का एक्सपेंशन किया था गवर्नमेंट ने, कब, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के थ्रू, है ना, 2020 में, कोविड से निकलने के लिए, तो ये भी करेक्ट है, इससे भी एक्सपेंशन होगा। कट इन टैक्सेस, टैक्स रेट में कट करोगे, है ना, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एक्सपेंशन होगा, तो ये भी करेक्ट है। करेक्ट जो नहीं है वो ये वाला है ना, तो हमें पूछा ही वही है जो करेक्ट नहीं है, वो जो राइट आंसर है हमारा ये, पब्लिक एक्सपेंडिचर मस्ट बी कंट्रोल थ्रू इंक्रीज इन टैक्सेस। चलिए, तो वही चीजें हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये वाला इजी था, सभी का ये लगभग लगभग ठीक होगा ये क्वेश्चन, है ना। फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कब आया था, 1999, है ना। रिप्लेस किसको किया, फेरा को रिप्लेस किया, फेरा कब आया था, 1973। और एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, कब आया था, 1969, है ना, और रिप्लेस किसमें हुआ, कंपटीशन एक्ट 2002। बस इजी क्वेश्चन था, वही एक्ट का पुराना नाम और नया नाम, है ना, दोनों बताए थे। तो ये टाइप का क्वेश्चन कोई नया थोड़ी ना है, ये प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछे गए हैं। तो भैया इस टाइप के क्वेश्चन सुपर श्योर कैटेगरी में रख लो कि प्रीवियस ईयर में से 25 से 30 क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, है ना। प्रीवियस 2014 से 2015 से कर रहे हो तो वेल एंड गुड है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लो, फर्स्ट हो गया 4th, फिर हो गया 1, फिर हो गया 2 और फिर हो गया 3, है ना, 4 1 2 3, 4 4 1 2 3, है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, 1965 वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट है ये, अरेंज द कंट्रीज बेस्ड ऑन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। हालांकि एचडीआई, पीक्यूएलआई, इन यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे रहते हैं, है ना। एचडीआई से पूछा गया है, नॉर्वे तो टॉप पे रहता ही है ना, तो ये तो हमने पूछा गया है ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो हाईएस्ट है ना, उसको पहले रखो, है ना, जो टॉप पर रहेगा वो पहले, फिर उसके बाद बॉटम वाले। तो टॉप पे क्या रहेगा, नॉर्वे, है ना, टॉप पे रहेगा ए, तो ए, इसमें ए नहीं है, इसको कटा दो। अब 3 ऑप्शन रह गए हमारे पास, उसके बाद चाइना इंडिया से बेटर है ना, और इंडिया बांग्लादेश से बेटर और बांग्लादेश नेपाल से बेटर है, तो हमारे एक सीक्वेंस बन गया ये, है ना। तो ए बन गया हमारा, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, डी, क्योंकि डी थोड़ा बेटर है, फिर उसके बाद इंडिया बेटर है, सी, इंडिया, और इंडिया से थोड़ा पीछे कौन आता है, बांग्लादेश, है ना, बांग्लादेश, और बांग्लादेश से फिर सबसे बैकवर्ड नेपाल। तो ये अगर आपको नहीं भी पता था अगर सीक्वेंस, तब भी आप अगर थोड़ा सा सेट करते तो ये सब क्लियर हो जाता है ना। हालांकि ये सभी कंट्रीज चेक कर लीजिए,
मालदीव से पूछा गया है, श्रीलंका ही पूछा गया है, चाइना, बांग्लादेश, ये सब पहले पूछे गए हैं, है ना। पहले भी ये क्वेश्चन इस टाइप का आता रहा है। तो जो करेक्ट आंसर हो गया हमारा, ठीक, 1965 वाला, ये वाला ADCBE। चलिए, हालांकि जो अब क्वेश्चन आने के चांसेस हैं वो 2021, 2021, 22 के HDI रैंक से हैं। तो 2021 और 22 में, 2022 का सेपरेट नहीं हुआ था, 2021 की रिपोर्ट ही 22 में आई थी, तो उसी को कर लेना, सुपर श्योर की कैटेगरी है। चलिए, क्वेश्चन लास्ट है, मेन्यू कॉस्ट इज कॉन्सेप्ट यूज्ड इन। मेन्यू कॉस्ट कॉन्सेप्ट किसका कॉन्सेप्ट है ना, किसका कॉन्सेप्ट है, न्यू केंजियन का मेन्यू कॉस्ट, न्यू केंजियन का कॉन्सेप्ट है। अभी जो सिलेबस है ना इसका, अगर आपने सिलेबस किया होगा तो न्यू क्लासिकल फिर न्यू केंजियन पढ़ते हो, बस न्यू केंजियन पे ही मिलेगा आपको मेन्यू कॉस्ट, है ना। मेन्यू कॉस्ट होता है क्या है, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो, मस्त खाना खाते हो, तो मेन्यू निकलता है सबसे पहले, है ना। मेन्यू को रिप्रिंट करने का जो कॉस्ट होता है उसी को बोलते हैं मेन्यू कॉस्ट, ठीक है। मेन्यू कॉस्ट में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे मेन्यू में चेंज कराना या प्रिंटिंग करना, या फिर ये सब आइटम्स उसमें ऐड करना, प्रिंटिंग कॉस्ट, ये सब चीजें, है ना। हालांकि इसमें दूसरी चीजें भी आती हैं जो मैनेजर्स कॉल करते हैं इधर उधर, वो भी सब इसमें, मीटिंग्स, कॉल्स, टिप्स, प्रेजेंटेशन, ये सब आता है। तो कॉन्सेप्ट किसका है, कॉन्सेप्ट है हमारे न्यू केंजियन का, ठीक है, न्यू केंजियन का। उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, बिलीव दैट स्टिकीनेस ऑफ प्राइस इन द शॉर्ट रन, हालांकि वो क्या बोलते थे, फ्लेक्सिबल प्राइस बोलते थे, क्लासिकल। तो ये कॉन्सेप्ट न्यू केंजियन का है ना, मेन्यू कॉस्ट। चलिए, 20 क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस करेंगे बहुत जल्दी, कोशिश करेंगे इसको कवर करने की पूरा सीरीज, है ना। इसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 टू 60। चलिए, अपनी लेवल ऑफ प्रिपरेशन खींच के रखिए, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट सेशन में, है ना। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।